बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जस्टेनियन लॉ चैम्बर। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है इनहेरिटेंस, यानी वरासत। वरासत को किस तरह तकसीम किया जाता है, वरासत की इकसाम किस तक के कौन कौन सी हैं, और वरासत की डिफिनेशन में कौन कौन सी अशिया आती हैं, मनकूला जायदाद, गैर मनकूला जायदाद, इस हवाले से। और इसको फिर साथ हम ये भी आज जर्नल सा व्यू इस पर डालेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा कि शरी जो तरीका है उसके हिसाब से सुन्नी और शिया, फिर इसी तरह इसी के साथ जो आपका क्रिश्चियन का, इन सारों पे हम जो है डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो है हमारा जर्नल जो डिस्कशन होगी कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जब भी कोई मर जाता है, कोई मर्द या औरत को या कोई थर्ड जेंट्स जो भी फोत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसके बाद उसकी जुमला मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जो बच जाती है, जो उसके मरने के बाद उसकी जो जायदाद रहती है, उस जायदाद को जब वो तकसीम किया जाता है, उसको तकसीम करने का तरीक़ाकार वरसा के दरमियान या उसके लीगल हेयर्स के दरमियान वो क्या होगा और किस तरीके से होगा, और उसकी जो विरासत को किस तरीके से तकसीम किया जाएगा। अब जब मरने वाला मर जाता है तो उसके बाद जो जुमला उसकी जायदाद जो होती है उसको कानून की नज़र में तरका कहते हैं। तरका या लेगेसी, इंग्लिश में उसको लेगेसी कहते हैं। या मरने वाले की जो जायदाद रह जाती है उसको किस तरह मतलब डिवाइड किया जाएगा। अब जो जायदाद है, जायदाद के अंदर दो तरह की जायदाद आती है, एक मनकूला जायदाद और एक गैर मनकूला जायदाद। मनकूला जायदाद और गैर मनकूला जायदाद में एक जिसमें वो प्रॉपर्टी आपकी, जिसमें ज़मीन और दुकानात मकानात, ये वो जायदाद है जो उसकी ट्रांसफ़र या मुंतकिल नहीं हो सकती। और एक जो होती है दूसरी जायदाद जिसमें हम उसको बैंक अकाउंट कहते हैं कि जी जो मनकूला मुंतकिल होने वाली बैंक अकाउंट, जिस तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, उसको जो है वो मनकूला जायदाद हम कहते हैं। गैर मनकूला वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकती। तो ये दो जो है वो ये जायदाद की या प्रॉपर्टी की जो इकसाम है। अब मरने वाला जो डिसीज या मुतवफ़ी जिसको कहते हैं, जो मर जाता है, उसमें मर्द औरत उसके शरी शेर जो वरसाएं, अब उनके दरमियान जायदाद तकसीम की जाती है। पहली बात यह है कि ये जायदाद तकसीम करने से पहले किन किन मराइल से ये जो उसकी वरसा को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले शरी हुक्म यह है कि जब कोई मर जाता है तो उसका पहला अमल ये करना है कि उसको कफन दफन जो है उसकी जायदाद में से आपने करना है। दूसरा, मरने के बाद कफन दफन करने के बाद उसकी जुमला जायदाद में से जो चीज़ बच जाती है वो उसका जो कर्ज, अगर उसके ज़िम्मे कोई है, किसी का लेन देन है, तो वो कर्ज जो है वो अदा किया जाएगा उसकी जायदाद में से। अब कर्ज क्या है? कर्ज के अंदर आपका हकमार वगैरह भी आता है। अगर उसकी वो शादीशुदा था, उसकी बीवी है, तो उसकी अपनी जब बीवी का अगर कोई हकमार उसके ज़िम्मे बकाया है तो वो पहले अदा किया जाएगा उसका कर्ज देने के बाद। फिर अगर उसकी जायदाद बच जाती है तो वो वरसा के दरमियान शरी शेर के मुताबिक तकसीम की जाएगी। अब शरी शेर के अंदर उसकी जो हमारे सुन्नी लॉ के तहत जो उसको देखा जाता है तो उनकी तीन कैटेगरियाँ हैं। पहला, सबसे पहले जो कहते हैं उसको शेर, दूसरा रेजिडूरी, तीसरा डिस्टिंक्टेड। ये तीन शेरर जो वो ऐसे या वो शरी वारस जो कुरान के अंदर जिनके हिस्से बताए हुए हैं, जिसमें उसकी कैटेगरी बताई हुई है कि खामंद बेवा का, खामंद का, वालिद का, बेटी का, बेटे का, ये वो शेर हैं कि जो शेर मुकर्रर किए हुए हैं कि वालदेन का हिस्सा है जो मुकर्रर किया हुआ है कि वो 1/6 जो है छठा हिस्सा वालदेन लेते हैं मरने वाले की। इसी तरह अगर बेवा है तो बेवा की औलाद है तो वो 1/8 लेगी, मतलब 8वां हिस्सा लेगी। और अगर औलाद नहीं है तो 1/4 मतलब चौथा हिस्सा लेगी। इसी तरह बेटी है, वो भाई के निसफ आधा, भाई उसके फुल हिस्सा लेगा। ये जो शेर मुकर्रर किए गए हैं, ये जर्नल जो अगर ये लोग मरने वाले के ये कैटेगरीज जो बयान की गई है, ये लोग मौजूद हैं। अब इसके अंदर भी दो कैटेगरियाँ होती हैं, एक उसके आबाओ अजदाद की तरफ से और एक उसकी आगे नस्ल से। मिसाल एक उसकी औलाद में से, एक उसके वालदेन में से। ये दो उसकी कैटेगरी हैं। अब नज़दीक तरीन जो होता है वो पहले जो होता है शेरर के अंदर, अगर ये लोग फाल करते हैं तो पहले ऐसा शेरर को मिलेगा।
अगर शेयर के बाद फिर जो इसका बच जाता है तो वो फिर रेजिड्यूरी का मतलब ये होता है कि बचा कुछ जो शेयर के बाद बच्चा है वो दिया जाता है। अगर वो भी नहीं होते तो फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है कि जो डिस्टिंक्ट किंडर या जो उसके रिश्तेदार, जो उसके दूर के या खून के रिश्तेदार जो हैं जिनको, ये तीसरी कैटेगरी होती है। पहला जो होता है वो शेयर का हक होता है। अगर शेयर नहीं है तो फिर आपके जो दूसरा रेजिड्यूरी, वो जो उसके अंदर भी कैटेगरी है, वो पूरा चार्ट है, चार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये लोग जो हैं वो मोहम्मदन ला के अंदर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर उन्होंने चार्ट में बाकायदा बयान किया हुआ है। हम उस डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर अगर हम डिस्कशन करने लग गए तो वो पूरा उस पर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। हम जर्नल से रिव्यू आपको डालते हैं कि जी इसमें के विरासत का जो तरीक़ाकार क्या है, विरासत तकसीम किस तरीके से होती है और विरासत को तकसीम करने के लिए किन किन मराइल से आपको गुजरना होता है। ये तो वो चीज़ें हैं कि जो शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जो लीगल फ्रेम या लीगल जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, लीगल प्रोसीजर किस तरह होता है? लीगल प्रोसीजर ये होता है कि अब मरने वाले की जायदाद, ये तो वारिस आ गए, इनके नाम पे जायदाद ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जायदाद ट्रांसफ़र करने के लिए थ्रू आपको इंतकाल विरासत या इनहेरिटेंस म्यूटेशन ये करवाना होता है। इनहेरिटेंस म्यूटेशन किस जगह पे दर्ज होगा? ये उस मुतल्लिका जिस जगह पे उनकी जायदाद या जिस एरिया में, जिस पटवार सर्कल में उनकी जायदाद मौजूद है, उस पटवार सर्कल में जाकर उन वरसा में से उनके वरसा की आजकल नादरा से आपके पास उनकी फैमिली हिस्ट्री या फैमिली ट्री या जो आपको उसका नादरा का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर बाकायदा उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री होती है, उस सर्टिफिकेट सा मिला होता है, उसमें पूरे उनके वरसा की डिटेल होती है। अगर वो नहीं भी है तो आप उनके जितने भी लीगल हेयर्स या जो उनके शरी वरसा जो आपको पास मौजूद हैं या जो आपके इलम में, तो आप उन्हीं वरसा में से आप उनके आईडी कार्ड के मुताबिक, जो उनके आईडी कार्ड या अगर नाबालग हैं तो फॉर्म बे के मुताबिक आप उनके नाम, वल्दियत, जो चीज़ उसके अंदर लिखी हुई है वो इंदराज उनका रेवेन्यू के अमल में आप करवाएंगे। अब रेवेन्यू के अमल में जब करवाया जाएगा तो वो इनहेरिटेंस का जो आपका म्यूटेशन है, इनहेरिटेंस म्यूटेशन के अंदर लिखा जाता है कि ये किस वारिस की तरफ से दर्ज किया जाता है। अखबार में उसके लिए एक इश्तिहार दिया जाता है ताकि कोई वारिस रह ना जाए और उन वरसा में से उनके नाम लिखे जाते हैं, उनकी जुमला तफसील लिखी जाती है ताकि उनके नाम के क्वाइफ मुकम्मल तौर पे उसके अंदर दर्ज किए जाएं। अब ये जब तस्दीक हो जाता है, तस्दीक होने के बाद उनके पास एक डॉक्यूमेंट्स आ जाता है कि वो मरने वाले की जायदाद ऑटोमेटिकली इन लोगों के नाम पे जो इंतकाल के ज़रिए मुंतकिल हो जाती है, तो वो उनके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ जाता है कि हम उसके ये वारिस हैं। अब वरासत होने के बाद ये अगर उनके बैंक अकाउंट है, लेट्स सपोज अगर उसी मरने वाले का अकाउंट बैंक में है, जितने बैंक में भी है, तो वो इंतकाल वरासत की कापी उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स काम आएगी। फिर उसके लिए वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे कॉम्पिटेंट कोर्ट में। कॉम्पिटेंट कोर्ट में जब सक्सेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए उनको डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? कि जिस जगह पे उस बंदे की डेथ हुई है, अगर हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल में इनिशियली आप सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद कंसर्न यूसीज के अंदर उनका डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर करवा के उनके वरसा की तरफ से उसका नाम बाकायदा डिटेल के साथ वो आप कापी अपने पास रखेंगे। फिर ये जब आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, बैंक अकाउंट के लिए या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को कोई एडमिनिस्टर करने के लिए या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या किसी और बैरून मुल्क भी अगर हो, तो ये उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट का मतलब भी ये होता है कि उसमें शरी शेयर के मुताबिक जुमला वरसा की डिटेल और उनके शेयर कितने शरी, वो उसको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट से आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो प्रोसीजर उसमें कोर्ट में आपको पहले केस करना पड़ता था। आजकल जो है नादरा के पास ये इख्तियार चला गया है, नादरा उसको डील करती है। वही उनकी फैमिली हिस्ट्री जो नादरा के पास उनका रिकॉर्ड होता है, जिसके तहत वो देते हैं, उनकी नादरा की फ़ी होती है, जितने पैसे होते हैं आपके बैंक अकाउंट के हिसाब से वो अपनी फ़ी चार्ज करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। अगर कोई इशू आ जाए तो वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी करके फिर कोर्ट को रेफ़र कर देते हैं, तो वो फिर कोर्ट को आना पड़ता है। कोर्ट को आने के बाद आप ये सर्टिफिकेट के लिए बाकायदा अप्लाई करते हैं। तो ये जो हम इनहेरिटेंस का जो विरासत का कि मरने वाला मर जाता है, उसके बाद उसकी जायदाद, मनकूला जायदाद, गैर मनकूला जायदाद, मूवेबल या इमूवेबल जो भी है, उसको उसके नाम पे एक तो उसके नाम पे मरने वाले के मरने के बाद ऑटोमेटिकली तस्वर की जाती है कानून की नज़र में। लेकिन उसको जो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मैंने आपसे थोड़ा सा शेयर किया।
और उस प्रोसीजर को फॉलो किस तरह किया जाता है, वो जो लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, इंतकाल वरासत क्या होता है, इसी तरह डेथ सर्टिफिकेट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट की किस जगह पे ज़रूरत पड़ती है। और इसी के साथ ज़िम्नन एक छोटी सी चीज़ में शेयर कर दूं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि उस मरने वाले के जो वरसा हैं उनमें नाबालग भी होते हैं, मतलब जो नाबालग जिनकी एज 18 साल से कम होती है, तो वो फिर उसके लिए उनको गार्डियनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं वरसा में से जो गार्डियन होता है कोर्ट में कि कॉम्पिटेंट कोर्ट में, कि उनकी जायदाद को लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी जायदाद को देखने के लिए, उनकी जायदाद में फिर वही बात आ जाती है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट है, उनका मकान है, उनका और कोई इस तरह के एक्सपेंस है, उसको देखने के लिए फिर उनको गार्डियन मुकर्रर किया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर हमने व्यूवर्स आपसे शेयर किया कि वरासत को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, कौन से जो वारस हैं वो उनकी पहली कैटेगरी में फाल करते हैं, दूसरी कैटेगरी में फाल करते हैं, तीसरी कैटेगरी में फाल करते हैं, और उसके साथ जो प्रोसीजर है ये शार्ट सामने किया है। और इंशाल्लाह ताला हम आगे मुकम्मल इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जो है सुन्नी के हवाले से भी मुकम्मल, उसके बाद शिया ला के मुताबिक और इसके बाद क्रिश्चियन ला के मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम वो भी आपसे शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक, के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।